हेलो फ्रेंड्स, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि हमारी जो एक सीरीज चलती है पीवाईक्यू एक नज़र पे, पीवाईक्यू एक नज़र। तो इसमें हम यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन 2013 से 2025 तक के हमने लिए हैं। तो हमने डिस्कशन जो है 2013 का प्रश्न पूरा कर दिया है, मतलब उसमें सारे सब्जेक्ट कर दिए, 2014 की कर दिए, अब ये 2015 चल रहा है। अब ये सीरीज इसलिए इसका महत्व है, आप लोग समझ पा रहे होंगे, आप लोग कई लोगों को लग रहा होगा, कुछ बच्चे ऐसे भी आ रहे होंगे जिनको लग रहा होगा कि सर आंसर नहीं बताते, उत्तर नहीं बताते। तो ये सीरीज का तात्पर्य यह महत्व इसलिए है क्योंकि इस सीरीज के माध्यम से हम ये बताना आपको चाह रहे हैं कि आप आगे जो भी पढ़ें, अगर आप 2026 या 2027 की जब तैयारी कर रहे हैं तो आगे जो भी चीज़ आप पढ़ें तो उसको पीवाईक्यू की नज़र केंद्र में रख करके पढ़ें, सिलेबस को केंद्र में रख करके पढ़ें। ठीक है, अब सिलेबस आपको पता है, पीवाईक्यू आपको अच्छे से पता है, तो आप भटकेंगे नहीं, आप सही दिशा में पढ़ेंगे। तो पीवाईक्यू देखने का मतलब ये, आप ये मत सोचिए कि पीवाईक्यू से प्रश्न हूबहू रिपीट कर जाएगा, कभी रिपीट नहीं करता। एक दो प्रश्न हो जाते हैं, एक प्रश्न ही मैंने एक दो बार दिखाया है बस, बाकी इसके अलावा कुछ भी रिपीट नहीं करता। रिपीट क्या करता है? थीम रिपीट होती है। जैसे आप कार्यपालिका पढ़ रहे हैं तो उसकी थीम रिपीट हो जाएगी, आप न्यायपालिका पढ़ रहे हैं उसकी थीम रिपीट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हूबहू क्वेश्चन आप सोचोगे रिपीट हो जाए तो वो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसीलिए ये सीरीज लाई गई है कि आपको अगली बार कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको पता चल जाएंगे कि आप जो भी पढ़ रहे हैं तो आपको महत्वपूर्ण टॉपिक, तो आप जब कोई बताएगा कि भैया ये इंपॉर्टेंट है तो आपको उतना विश्वास नहीं होगा। लेकिन जब आप आंखों देखा देखोगे कि नहीं सर ने कराया है पीवाईक्यू में सामने देख भी रहा हूँ, तो आपको लग रहा है कि सर ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहा है, ज्योग्राफी का इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा रिपीटेशन हो रहा है, या मान लो इकोनॉमिक कर रहे हैं तो उसमें बैंकिंग बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहा है। तो आपको बैंकिंग जब पढ़ोगे तो आप उसको स्टार दोगे कि इसको हम स्टार रेटिंग 5 देते हैं, इसको हमको प्राथमिकता देनी है। बाकी और विषय जो पढ़ रहे हैं उस पर जो है हमको लग रहा है कि इससे प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है, तो हम उसको स्टार रेटिंग 2 दे दिए कि मतलब पढ़ना है लेकिन बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करना है। मतलब एक बार दो बार पढ़ लें कि अगर इन फ्यूचर अगर क्वेश्चन बन जाता है तो उससे हम क्वेश्चन कर लें, वो छूटे ना। लेकिन अगर बैंकिंग से कोई क्वेश्चन आता है, अगर आप नहीं कर पाते, वो आपके लिए बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगी कि भाई आपको पता था कि ये क्वेश्चन इससे रिपीट करते हैं, उसके बावजूद आपसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अब वो अलग बात है कि बहुत टफ आ जाएगा तो फिर आप भी नहीं कर पाओगे, कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है आपको इसीलिए ये सीरीज़ का हमने बहुत सोच समझ के ये सीरीज़ लाई गई है। मैंने बहुत बार सोचा कि कई बार देखा कि यूट्यूब में और कोचिंग संस्थानों में ये सब चीज़ें नहीं बताई जाती हैं कि कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण। अब आपको बता दिया जाता है कि ये आप बैंकिंग पढ़ लो, आप ये ज्योग्राफी के इस टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लो, लेकिन आपको विश्वास नहीं होता, आप बस अंधी चाल में उनकी बात को मान लेते हैं। लेकिन जब आपको यहाँ दिखाया जाएगा ना कि आप देख लीजिए पीवाईक्यू में, देखिए यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो आप इसको देखिए, तो आप फिर उसको समझ जाओगे कि हाँ ये बात तो सही है। आप खुद भी देखते हो तो पता चलता है कि आपने 2013 का देख लिया, 2021 का देख लिया रेंडमली, बस इसके बाद तैयारी करने लगे। लेकिन जब यहाँ पर यूट्यूब में आप बैठे हो, कहीं पे चाय पी रहे हो, खाना खा रहे हो, तो आराम से साइड में चलाया और ध्यान से देखते रहे, और अलग से कॉपी में, या कभी चुपचाप बैठे हो तो कहीं कॉपी रख के बैठ गए, या अपना जहाँ सिलेबस पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा कि मान लो बुक्स, कोई बुक आप पढ़ रहे हो, स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो उसी पे आपने निशान लगा लिया कि बैंकिंग हमको स्टार रेटिंग 5 देनी है बैंकिंग पे, या किसी पब्लिक फाइनेंस पे है तो पब्लिक फाइनेंस को अलग महत्व देना है। तो इस तरह से जो है आपको ध्यान रखना है। तो चलिए फिर सीधे हम जो है प्रश्नों पर आते हैं। तो पहले हमारी देखिए रणनीति का हिस्सा सिलेबस होता है, चाहे वो प्री के लेवल पे हो चाहे मेंस के लेवल पे हो। तो मैं जब भी कभी पढ़ता हूँ, मैं खुद भी पढ़ता हूँ, आज भी पढ़ता हूँ, तो मैं सिलेबस बार बार देखता हूँ कि हमारी बाउंड्री तो सेट हो कि हम पढ़ रहे हैं तो किस दिशा में पढ़ रहे हैं, हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये विषय। तो इसके लिए हमको जो है सिलेबस बार बार देखना होता है। तो जब प्री का सिलेबस देखोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ भारत, मान लो ये भारत है, ठीक, और विश्व का भूगोल, तो ये मान लो विश्व है, उसके अंतर्गत भारत है। ठीक, तो हमको भारत का भूगोल पढ़ना है, विश्व के भी भूगोल को पढ़ना है, लेकिन उसमें भी मुख्य चीज़ें पढ़नी। ये नहीं कि विश्व की हर चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, आप सब कुछ पढ़ लो, पढ़ भी नहीं पाओगे, इतना भूगोल है। तो भारत है विश्व का प्राकृतिक भूगोल, ठीक, मतलब प्राकृतिक भूगोल आपको पढ़ना है, जैसे ये प्राकृतिक भूगोल है। तो इसको देखिए, सिलेबस को इलेबोरेट करने की कोशिश किया करिए। तो सिलेबस को इलेबोरेट किया तो इसमें प्राकृतिक भूगोल भारत के संदर्भ में और विश्व के संदर्भ में। ठीक, फिर आपने लिखा सामाजिक भूगोल, तो यहाँ सामाजिक लिखा, तो सामाजिक आपको भूगोल पढ़ना है, तो इसको भारत के संदर्भ में प्लस विश्व के संदर्भ में। ठीक, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। ठीक, फिर उसके बाद आर्थिक भूगोल देखना है, इसको भी भारत के संदर्भ में और विश्व के संदर्भ में। अब आपका इलेबोरेट हो गया। अब आपको लग रहा है कि प्री में हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमको पढ़ना क्या, क्या प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल से काम हो जाएगा, अब इसमें हमको पता कैसे चलेगा। तो आपको पीवाईक्यू पर जाना है, आप पीवाईक्यू में देखो कि इससे संबंधित प्रश्न कैसे बन रहे हैं, एनसीईआरटी से क्या प्रश्न बनते हैं क्या। तो एनसीईआरटी में साफ साफ बुक्स है आपकी, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, मानव भूगोल, जो पुस्तक है 11th-12th में आप जाओगे देखोगे तो आपको ये पुस्तक सादे सीधे समझ में आएगी। फिर 11th-12th में आपको समझ में आएगा, तो आपको इन्हीं सब चीज़ों पर ध्यान देना है। फिर आपको लगेगा कि ये सिलेबस जो है पूर्णता नहीं दे रहा है, तो हम मेंस के सिलेबस में जाएंगे। तो मेंस का सिलेबस आपको पता है, जीएस फर्स्ट में आप जाओगे तो वहाँ पर मेंस के सिलेबस में इतिहास, भूगोल और समाज आता है, ठीक, भारतीय समाज। तो आपने उसको भूगोल का केवल जो है ये देख लिया आपने, भूगोल को
सिलेबस को। तो यहाँ पर लिखा विश्व के भौतिक भूगोल के मुख्य विशेषताएं। यहाँ पर क्या था, भारत में विश्व का भूगोल, तो विश्व के भूगोल के मुख्य विशेषताएं यहाँ पर भी देखिए डिफाइन नहीं कर रहा ठीक से। तो अब आपको फिर से पीवाईक्यू देखना है कि ये कौन सी विशेषताएं हैं, कौन सी मुख्य विशेषताएं। हमको कैसे पता चलेगा कि मुख्य विशेषताएं हैं, यूपीएससी को कैसे पता चलेगा कि ये मुख्य विशेषताएं, वो तो इसका पता तब चलेगा जब आप पीवाईक्यू देखोगे, मेंस की भी देखोगे, प्री की भी देखोगे। यहाँ पर प्री है तो हम प्री को ज़्यादा प्राथमिकता देंगे क्योंकि पीवाईक्यू एक नज़र में हम उसी चीज़ को पढ़ रहे हैं। फिर लिखा विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। दक्षिण एशिया, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो दक्षिण एशिया को आपको प्राथमिकता देने की, जब आप पढ़ो तो दक्षिण एशिया, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है दक्षिण एशिया, ठीक। भारतीय उपमहाद्वीप आप समझ रहे होगे, किसी को ना पता हो तो कमेंट लिखना, आंसर दिया जाएगा। अगर मैं सब कुछ एलिब्रेट करने लगूंगा तो बस जो है टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और वीडियो लंबा भी हो जाएगा। तो भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए विश्व, अब देखिए यहाँ पर फिर लिखा ना भारत सहित, वही मैंने यहाँ पर बताया, ये भारत हो गया और ये विश्व हो गया। तो विश्व को शामिल करते हुए भारत को भी बीच में शामिल करना है कि विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है आपको पता ही है, कृषि वगैरह आ गई, ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण आ गया, ठीक। फिर तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आ गया। तो इनके उद्योगों, यहाँ पर लिखा हुआ ना, इनके उद्योगों को स्थापित करने के जिम्मेदार कारक कि मान लो अगर कोयला आपको जहाँ मिल रहा है तो वहाँ कौन सी इंडस्ट्री डेवलप होगी, आपको लौ अगर मिल रहा है तो वहाँ पर कौन सी इंडस्ट्री स्थापित होगी, ठीक। उसके आसपास कहाँ स्थापित होगी, ठीक है। फिर उसके साथ साथ भूभौत की घटनाएं देखनी है कि भूकंप देखना है, सुनामी देखनी, ज्वालामुखी हलचल देखनी, चक्रवात देखना है, ठीक है। इनसे भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। ये तो दिया है तो आपको इनको देखिए इंपॉर्टेंस, क्योंकि ये सिलेबस में दिया है तो इसके बारे में पढ़ लो, सुनामी के बारे में पढ़ लो, मेंस में भी हमने क्वेश्चन कराए थे डिजास्टर मैनेजमेंट में, वहाँ भी देखिए ज्वालामुखी को देख लो, ठीक है। चक्रवात पढ़ लो, ठीक। तो चक्रवात कैसे, तो उसकी दशाएं, वायु की दशाएं पढ़ोगे तो ये सब चीजें, चाहे भाई चक्रवात डायरेक्ट तो आप पढ़ नहीं लोगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, वायु को तो पढ़ना पड़ेगा, पवनों को पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में, लास्ट में समझ में आएगा, तभी कॉन्सेप्ट आपका डेवलप होगा कि जब हमको वायु पवन सब पता है तब चक्रवातों की उनकी गति जब तेज होगी तब हमको चक्रवातों की स्थिति देखने को मिलेगी। फिर जैसी महत्वपूर्ण भूभौत की घटनाएं, ये ऐसी जैसी ये भूकंप जैसी, सुनामी जैसी, ज्वालामुखी, चक्रवात जैसी भूभौत की घटनाएं देखनी है। फिर उसकी भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं जैसे जल स्रोत, इसका मतलब नदी, हिमावरण, ठीक। नदियों का उद्गम कहाँ होता है, वनस्पति, ठीक। कहाँ कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ये सब एनसीईआरटी में मिलेगा। आप एनसीईआरटी 11th और 12th की पढ़ोगे बहुत अच्छे से मिलेगा। अगर 6 से लेकर 12 तक की पढ़ लो, किसी चीज़ की पढ़ने की जरूरत नहीं। मैंने जो है उस पर वीडियो भी बनाया हुआ है, कौन कौन सी बुक लिस्ट आपको पढ़नी चाहिए, तो उसका जो है वीडियो में कल ही मैंने बनाया, तो आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। वनस्पति में प्राणी जात, एनवायरमेंट में भी काम देगा, कौन कौन से प्राणी, कौन कौन से जीव कौन से स्थान में पाए जाते हैं, ठीक है। उनमें परिवर्तन, इस प्रकार के परिवर्तनों का प्रभाव क्या पड़ता है, ठीक। तो ये सब चीज़ें आपको भूगोल में देखने को मिलेंगी। तो इसलिए हमको मेंस के सिलेबस को बार बार देखना है, क्योंकि मेंस और प्री जब एक साथ पढ़ लोगे तब आपको प्री आराम से निकलेगा। नहीं, कई बच्चों का प्री ही नहीं निकलता है क्योंकि मेंस ही हम नहीं अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो मेंस प्री दोनों को पढ़ना है। जब मेंस नज़दीक हो तो मेंस पर प्राथमिकता देनी, प्री को थोड़ा छोड़ देना है। जब प्री नज़दीक हो तो मेंस को एक किनारे कर देना है और प्री को महत्व देना है, ठीक। इस तरह से आपको पढ़ना है, ठीक। तो अब हम चलते हैं सीधे प्रश्न पे। अब देखिए प्रश्न कैसे दे रहा है। यहाँ पर हम प्रश्न को हल नहीं कराएंगे, आपको पता है कि हम पिछले वीडियो में भी ऐसे कराते आ रहे हैं, तो हम प्रश्नों को नहीं कराएंगे, हम केवल आपको बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए और इस पीवाईक्यू में कैसे थीम रिपीट करती है कि हम दोबारा अगर नया कुछ पढ़ें तो उसमें हम किस संदर्भ में पढ़ें, कितना उसको महत्व दें, ये यहाँ पर हमको देखने को पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, हर दिन कमोबेश एक सा ही होता है। सुबह धीमे धीमे पढ़ा करिए, जब भी पढ़ा करिए धीमे धीमे बिल्कुल पढ़िए। समुद्री मंद पवन, मतलब धीमी पवन के साथ साफ और उजली दिखाई देती है, ठीक। सुबह जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ता जाता है, गर्मी बढ़ती जाती है, घने बादल बनने लगते हैं और फिर बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ वर्षा होने लगती है, लेकिन वर्षा शीघ्र ही समाप्त हो जाती है, ठीक। अब आपको यहाँ पर क्या समझ में आया कि पहली बात तो ये, जब आप यहाँ पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा है फ्री माइंड पढ़ रहे हो, समय का कोई अभाव नहीं है, समय की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इसी क्वेश्चन को आप एग्जामिनेशन हॉल में जब पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा कि यार ये प्रश्न ऐसे, अगर 10 प्रश्न दे दिए तो आपका कम से कम 5 मिनट में जो प्रश्न आप सॉल्व कर सकते थे 10 प्रश्न 5 मिनट में, वो उसके लिए आपको 20 मिनट लग गए, 10 मिनट लग गए। तो आपको यहीं पर पढ़ने की कैपेसिटी बनाने की, बहुत एक बार से ज़्यादा अगर आपने दूसरी बार प्रश्न पढ़ा इसका मतलब आपका कोई ना कोई प्रश्न छूट जाएगा। तो इसलिए आपको पहली प्राथमिकता देनी है कि प्रश्न को एक ही बार में पढ़ के समाप्त कर देना है, एक ही बार में समझ लेना है, उसका उत्तर तुरंत ढूंढ लेना है। तो ये जो घटनाएं दी हुई हैं, ये घटनाएं किससे संबंधित हैं, ठीक है। तो आपको फिर से पॉज करके आप अच्छे से पढ़ लेना कि किसकी घटनाएं, ये कैसी घटनाएं दी गई हैं, ठीक है। उपर्युक्त उद्धरण में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका वर्णन किया जा रहा है, किस सवाना का किया जा रहा है कि मानसून का किया जा रहा है कि विश्वती का किया जा रहा है कि भूमध्यसागरीय किया जा रहा है। अब तो पहली बात यह है कि आपको सवाना के संदर्भ में जाकर के पढ़ना है। एनसीईआरटी उठाइए या कोई स्टैंडर्ड बुक आपके पास हो, मैं तो आपको प्राथमिकता यही बोलूँगा
प्राथमिकता दूंगा कि आप एनसीईआरटी को प्राथमिकता दीजिए, एनसीईआरटी के अलावा कुछ मत पढ़िए। बहुत ज़्यादा पढ़ना है, आपको लग रहा है कि नहीं हमें और पढ़ना चाहिए, तो बस महेश कुमार बरवाल सर की पुस्तक पढ़ लीजिए, ठीक। फिर इसके बाद मानसून कैसे आते हैं भारत के संदर्भ में, क्योंकि हमारी कृषि मानसूनी कृषि है, तो आप इसके बारे में पढ़ लो। फिर विश्वतीय क्षेत्र को देख लो कि विश्वतीय क्षेत्र कौन से होते हैं। फिर इसी संदर्भ में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को भी देख लो। भाई जब एक टॉपिक को पढ़ रहे हो तो उससे लिंक करते हुए सब्जेक्ट भी तो पढ़ सकते हो। फिर इसके साथ साथ शीतोष्णकटिबंधीय भी पढ़ लो, शीत कटिबंध भी पढ़ लो, है ना। तो इस तरह से जब आप पढ़ोगे तब आपका जाकर के तैयार होगा। फिर भूमध्य सागरीय जलवायु क्या होती है, एक भूमध्य रेखी होती है, एक भूमध्य सागरीय जलवायु होती है। भूमध्य रेखी क्षेत्र क्या होता है, विषुवतीय रेखी क्षेत्र क्या होता है, फिर भूमध्य सागरीय जलवायु कैसी होती है। इन सभी चीज़ों में अंतर समझ में आएगा, तब फिर इसको पढ़ो, फिर से पढ़ो, फिर देखो कि आप समझ में आ रहा है क्या। तो इस तरह से आप पढ़ोगे तब आप जाकर के आपके तैयारी बहुत बेस्ट होगी। और पहले आपका प्री तो बिना आप ऐसे ही चले जाओगे प्री निकल जाएगा। मेरा अनुभव ऐसे ही आपको काम देगा। फिर हम चलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून पहले तो आपको दिशा को पता होना चाहिए, भाई ऊपर नॉर्थ होता है, मतलब सामने नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर आपका वेस्ट और इधर आपका ईस्ट, ठीक है। तो वेस्ट अब कह रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून, इसका मतलब दक्षिण, ये आपका दक्षिण है, ये पश्चिम, इसके बीच का मानसून। ये मानसून कैसा होता है, निम्नलिखित में कौन सा देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है। अब यहाँ पर देखिए इनकी स्थिति देखो, अब आप फैला नहीं है ये तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहले ये देखो कि भूमध्य सागर कहाँ है, तो पहले आपने एक पॉइंट आपको बता दिए भूमध्य सागर। मैपिंग उठाओ, ये मैप से ही हो जाएगा। जब भी मैं भूगोल के प्रश्न कराऊं या भूगोल का कोई भी आप टॉपिक कहीं से भी पढ़ रहे हो तो आप तुरंत साथ में मैप जरूर रखिए, एटलस जरूर रखिए। तो भूमध्य सागर देखो कहाँ है, फैला नहीं है ये पूछ रहा है, तो ठीक है। तो फिर उसके बाद सीरिया देखो कहाँ पर है, लेबनान कौन सा है, जॉर्डन कहाँ पर है, इजराइल कौन सा। वैसे भी इस समय आपको पता ही इजराइल काफ़ी चर्चा में चल रहा है ना, लेबनान भी चर्चा में है। तो इस जगह आप देखोगे तो अगली बार हो सकता है मैपिंग संबंधित इनसे प्रश्न बना दे कि इजराइल से संबंधित निम्नलिखित पर विचार करिए। रख देगा कि भूमध्य सागर से कौन सा टच करता है, कौन सा नहीं टच करता है, मतलब किसी तरह से घुमा के बना देगा। तो कम से कम ये देखिए रिपीट तो किया, ऐसे ही रिपीट करता है प्रश्न। चलिए आगे चलते हैं। महासागरों समुद्रों में ज्वार भाटा है, तो पहली बात तो पढ़ो, आपको टॉपिक मिला ज्वार भाटा, तो ज्वार भाटा पढ़ा। किसके और किन के कारण होता है, पहले तो ये आपको पढ़ना। फिर आपको देखना है कि सूर्य की गुरुत्वीय बल, इसको पढ़ो, ध्यान दो। चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, ये जब टॉपिक पढ़ोगे ज्वार भाटा, इसे तीनों में ये चीज़ें आपको देखना है। फिर पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, अब ये क्या तीनों कारण है क्या। तो आपको जब भी किसी टॉपिक को पढ़ो तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है उसको, तभी आप इसको समझो। अगर आपने उछाटा पढ़ा, मतलब ऊपर ऊपर पढ़ के चले गए, सतही आपने नॉलेज ले ली, डीप बहुत ज़्यादा भी नहीं जाना है, लेकिन कम से कम पीवाईक्यू देखकर यह तो पता चलना चाहिए कि कहाँ पर हमें डीप करना है, कहाँ पर हमको उठ जाना है, कहाँ पर हमें सतह से छू के निकल जाना है, ठीक है। तो इन तीनों की स्थिति आपको ज्वार भाटा जब आप पढ़ोगे तो आपको तैयार हो जाएगा। तो ये आपको ज्वार भाटा आपको पढ़ना है, तो आज जाकर के ये चीज़ पढ़िए, ठीक है। सवाना तुल्य जलवायु आप पढ़िए जाकर, मानसूनी जलवायु पढ़िए, विषुवतीय क्षेत्र पढ़िए, भूमध्य सागरीय क्षेत्र पढ़िए, भूमध्य रेखीय क्षेत्र पढ़िए, ठीक है। फिर उसके साथ साथ ये आप पढ़िए ज्वार भाटाओं के बारे में, और ये आपका ये क्षेत्र पढ़िए इजराइल। ये सब क्षेत्र जब पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, ठीक है। तो मैपिंग संबंधित भी आपका एक प्रश्न तैयार हो गया। फिर आपका क्या क्या निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि पूरे वर्ष 30 डिग्री, अब देखिए पृथ्वी को ऐसे आपने बांटा, ठीक। तुरंत इसको जब परीक्षा में करो तो पहले आप अभ्यास कर चुके हो तो परीक्षा में आपको टाइम ही नहीं लगेगा। तो 30 डिग्री आपने ये 30 डिग्री नॉर्थ कर दिया, नॉर्थ, और 60 डिग्री अक्षांशों के बीच, यहाँ पर 60 डिग्री नॉर्थ ही की बात कर रहा होगा, यहाँ पर 60 डिग्री मार्क कर ले, के बीच बहने वाली हवाएं, पछुआ हवाएं वेस्टर्लीज कहलाती हैं क्या, क्या ऐसे चलती हैं क्या। आपको पता ही होगा कि जो 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ में कौन सी ट्रेड व्यापारिक पवनें चलती हैं, ठीक है, शॉर्ट में व्यापारिक पवनें चलती हैं। तो व्यापारिक पवनें के बारे में पढ़ो जा करके। फिर दूसरी पछुआ पवन के बारे में पढ़ो, ठीक। फिर ध्रुवीय पवन के बारे में पढ़ो, ये तीनों के बारे में आप पढ़ना आज जा करके, ठीक। फिर इसके बाद भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, भारत के उत्तर पश्चिमी तो मतलब कि कहाँ, ये आपका क्षेत्र हो गया। अभी मैपिंग यहाँ बन नहीं पा रही है, तो ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए कि यहाँ पर जो है, ठीक है, तो ये जो हवाएं यहाँ से आती हैं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, शीतकालीन वर्षा लाने वाली वायु संहिताएं, मॉइस्ट एयर मॉसेस, पछुआ हवाओं के भाग है क्या, क्या इनके भाग है क्या। तो इसके बारे में पहले पढ़ो कि वेस्टर्लीज जो हवा होती है वो क्या होती है, ठीक है। और इसके बाद जो देखिए कि ये जो शीतकालीन वर्षा जो कराती हैं वो कौन सी हवाएं, उत्तर पश्चिम भूमध्य सागर से उठती हैं क्या वो हवाएं, ठीक है। पछुआ हवाएं होती हैं क्या, क्या उनका हिस्सा है क्या। तो जब आप इनको पढ़ोगे तीनों पवनों, तो इनका हिस्सा आपको पता चल जाएगा, ठीक। जेट पवन जिनको बोलते हैं, जेट पवन के बारे में पढ़ना, ठीक। फिर आपको निम्नलिखित नदियों के बारे में पढ़ना है, तो नदियों के बारे में आपको पढ़ना है। तो तुरंत आप जाइए कि वंशधारा नदी कौन सी है, किसकी सहायक नदी है, प्राणहिता किसकी है, इंद्रावती किसकी है, पेन्नार किसकी, इन चारों को देख लो। इसका उत्तर जान लोगे, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो मुझे तो रट के आ जाऊंगा, बता दूंगा आपके सामने, पता भी है कुछ चीज़ों के बारे में तो मैं सीधे बता दूंगा, लेकिन उससे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। सीखने को तभी मिलेगा जब आप खुद प्रैक्टिकल करोगे। तो आपको नदियों के बारे में पढ़ना है, तो आप एक तरफ से उठाइए कि वंशधारा को अच्छे से पढ़ लिया, उसके आसपास भी देख लीजिए कि यह किसकी सहायक नदी है।
ठीक है, प्राणहिता के बारे में पढ़ लीजिए, इंद्रावती, पेन्नार, इस सब के बारे में पढ़ोगे तो इनकी जो मुख्य नदियां होती हैं उनके बारे में भी आपको वहीं पर पता चल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप पढ़िए। फिर विश्वतीय प्रतिधाराओं, इक्वेटोरियल काउंटर करंट। अब देखिए महासागर से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पूर्व अभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है। अब इसकी जब भी कभी ये चीजें ना समझ में आए तो इंग्लिश में भी वर्जन इसका देखा करिए। तो क्या होता है, जैसे ये मान लो पृथ्वी है तो ये समुद्र है, ठीक, ये विषुवत-रेखी मतलब क्षेत्र है, तो जो धाराएं समुद्रों पे चलती हैं तो एक तरफ से ऐसे चलती है, फिर ये पलट के फिर वापस आती है, ऐसे ऐसे चलती है, फिर पलट के वापस आती है, तो इनके बीच में भी एक धारा चलती है। ठीक, तो वही पूछ रहा है कि विश्वतीय प्रतिधाराओं के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन से, दो विश्वतीय धाराओं का अभिसरण कंजर्वेशन से मतलब कन्वर्जन से, जल की लवणता में अंतर से, विषुवत के पास प्रशांत मंडल मेखला बेल्ट ऑफ काम का होना। ठीक है, सॉरी। तो आपको पहले देखना है कि विश्वतीय धाराएं क्या होती हैं, मतलब विश्वतीय प्रतिधाराएं क्या होती हैं, इक्वेटोरियल काउंटर करंट कौन सी होती हैं, तो इसके बारे में पहले पढ़ो। तो आप जब एनसीईआरटी में पढ़ रहोगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। कि अगर आप महेश कुमार वर्णवाल सर की पुस्तक है तो उसमें भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो आप इसको जाकर के देखिए, पढ़िए। ठीक है, तो ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ, जैसे व्यापारिक पवने, पछुआ, ध्रुवी पवने पढ़ लिए, फिर इसके पीछे ज्वार भाटा पढ़ लिए, एक टॉपिक आपका ये तैयार हो गया। फिर भूमध्य सागर, ये सब चीज़ें बता दी, मैपिंग बता दी। ठीक है, एक ही दिन में ये बहुत ज़्यादा, तो आपका 2 घंटे 1.5 घंटे में आप पूरा अच्छे से पढ़ लोगे। फिर इसके बाद ये आप पढ़ लीजिए, ये सारी जलवायु मैंने बता दिया कि आपको विविधता भी बनी रहेगी, इंटरेस्ट भी बना रहेगा, आप अच्छे से पढ़ भी लोगे। ठीक, तो आप इसको जाकर के जब इसको पढ़ोगे तो आपको इसी में से कोई आंसर मिल जाएगा। जब आंसर मिल जाएगा तो आपको आंसर नहीं जाना है, केवल इसके कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़ना है। अब देखें रिपीट भी होते हैं प्रश्न, इसी तरह का कॉन्सेप्ट जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो दोबारा कितनी भी तरीके से रिपीट करके दे दे प्रश्न, हम आराम से कर लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, फिर भारत के राज्यों को निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। अब आपको ये तो सिंपल प्रश्न कोई भी बता देगा, लेकिन आपको देखना है कि अब इसी बहाने आपको क्या करना है कि मैपिंग देख लेनी है। ठीक, यहाँ पर देख लेना है। ठीक है, तो आपको मैंने तो ऐसे बना दिया, लेकिन मैपिंग बहुत अच्छी, मतलब मैप बहुत अच्छा नहीं बना पाता। तो आपको जाकर के पहले तो भारत के नक्शे को देखना है। तो भारत के नक्शे को देखने का तरीका भी मैं बता दूं कि आप जैसे जा रहे हो ऐसे, ठीक है, तो आपको जैसे ऊपर से उठाना है, ऐसे कश्मीर से ऐसे नीचे जाते हुए, राजस्थान गुजरात होते हुए नीचे जाइए, मुंबई कर्नाटक होते हुए, केरल वगैरह होते हुए, ऐसे तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा होते हुए ऐसे करके ऐसे पढ़ना है। फिर बीच में आ जाओ, बीच के कुछ राज्य फिर से इस तरह देख लिया आपने। फिर इसके बाद उत्तर में कौन कौन से राज्य हैं, पूर्व में कौन कौन से राज्य हैं, पश्चिम में कौन कौन से राज्य हैं, दक्षिण में कौन कौन से राज्य हैं, उत्तर पूर्वी राज्य कौन कौन से हैं, बस आपका हो गया। अब वहाँ पर कौन कौन सी विशेषताएं हैं, विश्व वनस्पति कैसी पाई जाती हैं, जीव जंतु कौन कौन से पाए जाते हैं, तो एनवायरमेंट का भी आपको तैयार हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से पढ़िए। राज्यों को भाई पता तो होना चाहिए कि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो भारत के संदर्भ में आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए आया उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल अक्षांशों में, मतलब उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिण अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है। इसका क्या कारण है, तो पहले आपको मैंने वही बताया कि जब आप पवने वायु वगैरह पढ़ोगे तो आपको ये सब चीज़ चक्रवात आपको वहीं पढ़ने को मिल जाएगा। तो ये क्यों नहीं होता है, तो इसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा क्यों नहीं होता है। तो दक्षिण अटलांटिक, पहले तो अटलांटिक सागर देखो जाके, ठीक है, फिर अटलांटिक क्या हो, दक्षिणी अटलांटिक क्या है, फिर दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, मतलब प्रशांत महासागर का क्षेत्र देखोगे तो दक्षिण पूर्वी कह रहा है, तो इसका मतलब ये वाला क्षेत्र हो गया। तो ये वाले क्षेत्र के बारे में, तो यहाँ पर प्रशांत उत्पन्न क्यों नहीं होते हैं, मतलब चक्रवात क्यों नहीं उत्पन्न होते हैं, तो आपको इसके बारे में पढ़ना है। तो क्यों नहीं होते हैं, तो आपको देखिए ITCZ के कारण होता है क्या, ये समुद्री पृष्ठों के ताप का जो है टेम्परेचर कम होता है, इसके कारण होता है क्या कोरियालिस बल के कारण होता है, तो आपको कोरियालिस बल इसी बहाने पढ़ लेना है। ITCZ क्या होता है, एनसीईआरटी में दिया बहुत अच्छे से, इसको पढ़ लेना है। फिर तापमान निम्न क्यों होता है, ये तो खैर आपको पता ही है, उन क्षेत्रों में भूमि मौजूद नहीं है। कुछ कॉमन सेंस के ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि पता चलता है कि यार ये क्वेश्चन ए नहीं सही लग रहा है, डी नहीं सही लग रहा है, बी भी सही नहीं लग रहा है, सी भी नहीं सही लग रहा है, मतलब आपको पता चल जाएगा कि यार कुछ चीज़ें ऐसी है जो नहीं सही लग रही, तो फिर आपको लगेगा कि बी में से सी में से कोई एक होगा। फिर आपको किसी भी तरीके से कॉमन सेंस, जब आप कई सारे क्वेश्चन लगभग 1000, 1500, 2000 क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके होगे, तब आपको लगेगा कि नहीं यार ये नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी होगा, सी नहीं होगा, बी होगा। इस तरह से आप काट कूट करके पहुंच जाओगे। उत्तर बताने के लिए तो मैं बता दूंगा, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। तो इतने ही प्रश्न पूछे गए थे, तो इस तरह से आप पढ़ोगे जिस तरह से मैं बता रहा हूं तो बहुत अच्छी स्थिति में हो जाओगे। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।